हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम करेंगे टेलरिज्म के बारे में, जो आपके यूजीसी नेट पेपर 2 के पेपर 2 ऑफ एजुकेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर आप बोल सकते हो इसमें यूनिट 9 का एक टॉपिक है टेलरिज्म। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, और आपके पेपर में भी काफी बार पूछा गया है टेलरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिएगा, जो टेलरिज्म है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, और जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये कौन है? ये है F.W. टेलर, है ना। ये महाशय है F.W. टेलर, जिनको बोलते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ओके, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको F.W. टेलर के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने स्टडी की थी कि कैसे जो इंडस्ट्रियल प्लेसेस पे, मतलब इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस पे, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पे काम होते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, वहाँ पे इनएफिशिएंसी कैसे देखने को मिल रही है, क्यों देखने को मिल रही है, मतलब जो काम है वो सही ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा है, टाइम में क्यों नहीं हो पा रहा है, लोग जो है वो इतना इनएफिशिएंट क्यों है, ढंग से काम क्यों नहीं करे, तो उन सब की स्टडी इन्होंने की थी। सो इन्होंने 1911 में एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है टेलरिज्म को। ओके, तो ये टेलर ने दिया था, इसलिए टेलरिज्म बोला जाता है। ओके, तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, कि किसी चीज को मैनेज कैसे कर सकते हो आप, किसी एक्टिविटी को, किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी को, या किसी भी फील्ड में कोई भी जो एरिया है, एक्टिविटी है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हो आप, टाइम लिमिट में कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हो विद इन एफिशिएंट वे, है ना। विद इन एफिशिएंट वे मतलब उसमें कॉस्ट भी कम हो आपकी, और आप अपना रिजल्ट भी अच्छा दे सको। ओके, सो बात करते हैं टेलरिज्म है क्या। सो इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच है। ये सिस्टमेटिक इन द सेंस की एक सिस्टम बना रखा है कि पहले आपको ये काम करना है, फिर दूसरा ये होगा, तो एक तरह से सिस्टम बना रखा है टू मैनेजमेंट दैट एम्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, है ना, जिससे आपकी जो काम करने की क्षमता है या फिर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके, बाय एनालाइजिंग वर्क प्रोसेसेस एंड अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी। तो इन्होंने बोला था कि आप कैसे कर सकते हो किसी काम को एफिशिएंट वे में, कैसे कर सकते हो, साइंटिफिक मेथड के थ्रू कर सकते हो ना। साइंटिफिक मेथड इन द सेंस कि आप उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में करो, स्टेप्स में करो, है ना। कुछ जो जिसने बोल दिया वैसे नहीं, खुद की भी एक तरह से आप अपनी मेंटलिटी लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उस चीज पे कोई काम करने के लिए। ओके, तो एक तरह से क्या है, आप उस प्रोसेस को देखो कि कोई काम कैसे हो रहा है, और फिर उस पर साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करो ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होगी? जब कोई काम, जब आपका जो इंडस्ट्री का गोल होगा या फिर कोई बिजनेस का गोल होगा या एम होगा, वो कंप्लीट हो जाए, है ना, वो कंप्लीट भी हो जाए और उन्हें प्रॉफिट भी हो विद मिनिमम कॉस्ट, ये उनका कॉस्ट भी कम लगे, है ना, उनकी जो लागत है वो भी कम लगे। तो इस तरह से आप एफिशिएंट बना सकते हो किसी भी बिजनेस के आउटकम को या किसी भी बिजनेस को। सो की प्रिंसिपल्स क्या थे? की प्रिंसिपल्स ये मैंने थोड़े शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं। बाकी जो इनके प्रिंसिपल्स थे, अगर आप टेलर के प्रिंसिपल की बात करो, टेलर ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो उसमें पहला तो है क्या, हार्मनी। पहला है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। साइंस नोट रूल ऑफ थंब। ओके, तो ये क्या है साइंस नोट रूल ऑफ थंब? इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एक तरह से ब्रीफ में। इसका, इनके कहने का मतलब है कि रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब जो चीज, जैसे कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल हम टीचिंग में बात करते हैं कि जो पहले से टीचिंग चली आ रही है ना, वही टीचिंग कराते रहना, वही उसी तरीके से पढ़ाते रहना, रोट लर्निंग से और डिस्कशन या फिर आप बोल सकते चौक एंड टॉक मेथड से पढ़ाते रहना, ना कि क्या है ना इस्तेमाल करना साइंस को, मतलब कुछ इन्वेंशन या फिर कुछ नई डिस्कवरीज या नए तरीके ना खोजना। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है, आपको अपना भी, मतलब एक तरह से साइंटिफिक दिमाग लगाना है, अपना भी दिमाग लगाना है वर्क में, जो चीज चली आ रही है उसी को ही नहीं अपनाना है। ओके, तो अपना भी दिमाग लगाना है। दूसरा इन्होंने प्रिंसिपल दिया था हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। अगर ये आ जाए तो ऐसे ही आएंगे जो प्रिंसिपल्स थे। बाकी 4 प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने, ठीक है। तो दूसरा क्या है, हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड, मतलब आपको बना के चलनी है सब लोगों के साथ। मतलब अगर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि आपको टीचर्स हैं, आप टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हैं, है ना, आपके वाइस चांसलर अगर आप यूनिवर्सिटीज में हो, रजिस्ट्रार हैं, या फिर आप और भी आपके कलीग्स हैं,
उन सब से आपको बना के रखनी है, ना कि आप बिल्कुल उनसे लड़ाई झगड़ा कर लो, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो जो काम है वो एक तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बस लड़ाई झगड़े में सारा काम चला जाएगा, है ना। तो हार्मनी रखनी है, सब लोग मिलकर काम करेंगे, डिस्कॉर्ड नहीं करना, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तीसरा इनका प्रिंसिपल है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो मतलब इनके कहने का क्या मतलब है, ये जो काम है, आप जो काम करते हो, आप जो सारे वर्कर्स हो या फिर सारे टीचर्स हैं, सारे कलीग्स हैं, किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक एरिया में, उन सबको कोऑपरेशन के साथ काम करना है। मतलब आप बोल सकते हो हार्मनी का ही एक्सटेंडेड प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंडेड है, कि आपको अपनी भलाई नहीं सोचनी है, बिजनेस की भलाई सोचनी है, अपने जो एरिया है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उसकी भलाई सोचनी है, पूरे ग्रुप की भलाई सोचनी है, पूरी ग्रुप को लेकर साथ चल के फिर काम करना है, ठीक है। और अगर हम फोर्थ प्रिंसिपल की बात करें तो वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। आप ये बोल सकते हो इससे आगे है कि टू हिज और हर दैट इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजर्स है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, या फिर जो बड़े एक तरह से जो सबसे टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, उनको सिर्फ अपने बारे में ना सोच के, मतलब उनको क्या करना है, अगर वो प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान दिलवा रहे हैं तो उसके साथ उन्हें वर्कर्स की नीड्स के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना, है ना। तो ये सारी चीजें भी प्रोवाइड कराना, ये किसका एम था, टेलीविजन का एम था। तो इनके 4 प्रिंसिपल्स थे जिसके बारे में पढ़ा। अब हम इनको पढ़ लेते हैं छोटा ब्रेक डाउन करके, है ना, ब्रेक डाउन करके। तो बात करते हैं की प्रिंसिपल ऑफ टेलीविजन। सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क हमने पढ़ा कि साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, मतलब ब्रेकिंग डाउन वर्क इनटू स्मॉल स्पेशलाइज्ड टास्क एंड एनालाइज द बेस्ट वे टू परफॉर्म देम। कि आपको ये देखना है, एक तरह से आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा बेस्ट वे होगा, फिर उसी बेस्ट वे को आप अपनाओ, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल खाना बनाते हो, मम्मी खाना बनाती है, तो वो कौन सा एक तरह से बहुत सारे तरीके ढूंढती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो ना, चाय को बनाने के लिए, टी को बनाने के लिए सब अलग अलग वे से बनाते हैं। अगर सब एक तरह से बनाते या फिर उनका एक तरह से होता तो वो सबका टेस्ट सेम आता, बट सबका अलग अलग तरीका होता है। कुछ ऐसा तरीका जो बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है, कुछ ऐसा तरीका जो बहुत ज्यादा बेकार भी होता है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं। आप एक्सपेरिमेंट करोगे पहले कि कौन सा तरीका बेस्ट है, ये देखने के लिए, ओके। तो मतलब आप जो काम है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लो, उसके बाद जो जिस काम में माहिर है उसको उस काम में भेजो, ओके। और फिर ये देखो कि कौन सा बेस्ट पार्ट है या फिर कौन सा बेस्ट एक तरह से आप बोल सकते हो प्रोसीजर है जिससे हम इजीली इस काम को कर सकते हैं। दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड वर्क मेथड, कि आप स्टैंडर्ड्स बना लो, है ना। आप स्टैंडर्ड्स बना लो काम करने के, स्टैंडर्ड्स इन द सेंस की ये कर लो कि जो काम है वो उसी तरीके से होगा, है ना। एक तरह से स्टैंडर्ड बना लो कि एक ही वे है उसके तरीके से काम होगा, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बनानी है टी शर्ट्स, है ना, टी शर्ट्स बनानी है आपको, तो आपने नई नई टी शर्ट्स दिखा दी अलग अलग तरीके की, कि कुछ ऐसी हैं, है ना, कुछ अलग तरीके के, तो 3-4 पीसेस दिखा दिए अपने टी शर्ट के। फिर आपने क्या करा कि जो एक टी शर्ट है वो बहुत ज्यादा एक तरह से सेल हो रही है, तो उसको आपने मार्केट में बता दिया, उसकी जैसे बहुत सारी टी शर्ट्स बना दी। इसका मतलब क्या है कि आपने स्टैंडर्ड्स बना दिए कि इसी तरह का होना चाहिए, मेरी जो टी शर्ट है या फिर मेरा जो कपड़ा है वो इसी तरह का होना चाहिए और इसी तरह की मार्केट में सेल होगी, ओके। तो इसका भी क्या मतलब है, स्टैंडर्डाइज कर दिया आपने कि एक ही तरीका बना दिया, किसी तरीके से काम होगा। तो वर्क मेथड में स्टैंडर्डाइजेशन ला दिया, क्रिएटिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉर ऑल टास्क टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि कोई किसी और मेथड्स में ना चला जाए, वो वही काम करते रहेंगे। तो एक तरह से आप एजुकेशन में इसे देखोगे, एजुकेशन में कैसे हो सकता है कि क्या कर दिया कि एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर बना दिया एग्जाम्स का, है ना, एग्जाम्स का प्रोसीजर बना दिया कि एग्जाम्स का प्रोसीजर क्या है, आपको करिकुलम सेट करके देते, जैसे नेट का, यूजीसी नेट का आपको करिकुलम सेट करके देते, आपको ये 10 यूनिट्स की कंप्लीट करनी है एजुकेशन में, ना 10 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। पेपर 2 में आपको इतने मार्क्स चाहिए, आपको मतलब एक तरह से कट ऑफ आपकी अच्छी जाने लग गई अब, तो आपको अबव 200 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए ना। एक तरह से स्टैंडर्डाइज बना दिया जो सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है कि आप कितना करोगे, है ना। तो स्टैंडर्डाइज बना दिया। उसके बाद है थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, कि आपने क्या किया कि आप क्या करोगे, हायरिंग द राइट वर्कर फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड ट्रेनिंग देम साइंटिफिकली, कि उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाए, जो काम कर रहे हैं लोग प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में या फिर बिजनेसेस में जो काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देना चाहिए, और जो जिस काम के लिए माहिर है, जो जिस काम में स्किल्ड है, उस काम में उसे भेजो, है ना, उस काम को उसे करवाओ, ओके।
फिर है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब जिसने जितना परफॉर्म किया है, जिसने जितना योगदान दिया है काम करने में, किसी गोल को अचीव करने में, उसको उसके हिसाब से इंसेंटिव्स या फिर आप बोल सकते हो रिवार्ड भी देना चाहिए ना, रिवार्ड भी प्रोवाइड होने चाहिए बेस्ड ऑन द प्रोडक्टिविटी। फिर है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए सेपरेशन बना दो, मतलब अलग अलग ब्लॉक्स बना दो, कि कुछ वर्कर्स जो हैं वो प्लानिंग वाले एरिया में आ जाएंगे और कुछ वर्कर्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन में, कि जो पहले जो एक तरह से ग्रुप है वो प्लान करेगा कि क्या एक्टिविटी कैसे होगी, कौन कहाँ पे जाएगा, फिर एग्जीक्यूशन में कि आपको कैसे करना है, तो अलग अलग काम को हर बंदा अलग करेगा, है ना। जैसे टीचर क्या करेगा, टीचर पढ़ाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ क्या करेगा, वहाँ पे जो लेटर्स वगैरह होंगे या फिर जो ऑफिशियल वर्क होगा वो करेगा, है ना। सफाई कर्मचारी वाले सफाई करेंगे, तो अलग अलग काम दे दिए, मतलब एग्जीक्यूट करके उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ओके, मैनेजर्स डिजाइन वर्क मेथड व्हाइल वर्कर्स फोकस सोनली ऑन एग्जीक्यूशन की, मैनेजर डिजाइन करेंगे कि कैसे काम करना है और आपको क्या करना है उस पर एग्जीक्यूट करना है। जैसे पॉलिसीज बना दी जाती है ना, पॉलिसीज बना दी जाती है, पॉलिसीज बनाने वाले अलग होते हैं और एग्जीक्यूट कौन करते हैं, हम टीचर्स करते हैं अपने लेवल पे, है ना, जिस लेवल पे पॉलिसीज बनाई गई है उस लेवल पे हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं या फिर लेकर आते हैं, प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है टेलीविजन की, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि एक तरह से स्टैंडर्ड बन जाता है ना, स्टैंडर्ड बन जाता है तो लोग उसी वे में काम करते हैं उसी तरीके से, तो वर्क इज कंप्लीटेड फास्टर एंड विद फ्यू एरर, की एरर्स होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, मतलब जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा हो जाती है ना, कि जो आपकी लागत है किसी काम करने को वो कम हो जाएगी। स्टैंडर्डाइज रिड्यूस वेस्टेज, जो वेस्टेज है वो खत्म हो जाएगी, इनएफिशिएंसीज नहीं रहेगी और अननेसेसरी लेबर भी नहीं आएगा, क्योंकि हम एक तरह से स्किल्ड लेबर्स को लेकर आएंगे जो जिस काम के लिए लायक है। हायर वेजेस फॉर एफिशिएंट वर्कर्स, जो अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे, जो अच्छा रिजल्ट देंगे काम में, उनको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, या फिर रिवार्ड भी मिलेगा या फिर वेजेस भी मिलेंगे, ताकि वो और भी हार्ड वर्क करें। बेटर क्वालिटी कंट्रोल होगा, है ना, स्टैंडर्डाइज जो प्रोसीजर्स हैं, मतलब जो प्रोसीजर्स बना रखे हैं स्टैंडर्ड्स, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तरह से जो कंसिस्टेंट आउटपुट है वो आएगा, है ना, मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो एक तरह से ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का फाउंडेशन है, मतलब जिस तरह से आजकल हमारी जो मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज है या फिर जो हमारे बिजनेसेस है वो वर्क करते हैं, उसकी नींव रखी थी FW टेलर ने, है ना, इन प्रिंसिपल्स को लेकर। सो इन्फ्लुएंस मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन रिसर्च, तो हर एरिया में मोस्टली ये काम आता है क्या, हमारे टेलर के प्रिंसिपल, है ना, टेलर के प्रिंसिपल। सो उसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन एजुकेशन में। अगर हम बात करें कि एजुकेशन में क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो एफिशिएंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन आती है, एंश्योर ऑल स्टूडेंट रिसीव द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब सबके लिए सेम ही तरह का सिलेबस बना दिया जाता है ना। जैसे बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड में क्या होगा, जो बच्चा सीबीएसई से कर रहा है एजुकेशन उसका सबका सेम सिलेबस होगा, कोई भी उसकी कास्ट हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, सबका सेम सिलेबस होगा। ओके, फिर मेजरेबल परफॉर्मेंस होती है, अलाउ स्कूल्स टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस यूजिंग टेस्ट स्कोर, तो टीचर्स को क्या करना होता है, एक तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है थ्रू देयर टेस्ट, थ्रू देयर एग्जाम्स, जो स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स होते हैं, है ना, जैसे एसेज होते हैं, समेटिव असेसमेंट आपके टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर आपके, है ना, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो जाती है कि आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, कितना आपको आता है। अकाउंटेबिलिटी रहती है, मतलब जो टीचर्स हैं, स्कूल्स और स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्लियर एक्सपेक्टेशंस होती है कि टीचर्स को क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेरित करना है, उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। स्कूल्स को क्या करना है, स्कूल्स को चाहिए एडमिशन चाहिए, है ना, एडमिशन चाहिए, अच्छा स्टाफ चाहिए, ओके, उनको अच्छा मनी चाहिए, तो वो सारी चीजें उनकी एक तरह से एक्सपेक्टेशन क्लियर हो गई। और स्टूडेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें अच्छा रिजल्ट लेकर आना है, अच्छे से पढ़ना है, पास होना है हमें नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना, तो ये सारी उनकी एक्सपेक्टेशंस एक तरह से क्लियर हो जाती है ना, कोई छुपा नहीं होता। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होता है, इट मींस कि प्रोवाइड्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू एजुकेशन विद क्लियर ऑब्जेक्टिव, कि एक तरह से स्टैंडर्डाइज बना देते हैं, सब चीजों का स्टैंडर्ड बना देते हैं कि कोई काम कैसे होगा, प्लानिंग हो जाती है, तो प्लानिंग के जरिए क्या होता है, फिर सबके अलग अलग एक तरह से आप बोल सकते हो कि वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच हो जाती है, मतलब एक क्लियर ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि अगर 10th क्लास में कोई टीचर पढ़ा रही है तो उसे पता है कि उसे क्या करना है, क्या उसके एम रहेंगे, है ना, उसे पढ़ाने के, उनको पढ़ाने के क्या एम रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलना है, कितने टाइम में ये कराना है, तो वो सारी चीजें डिसाइडेड हो जाती है। ओके, फिर इजियर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो जाता है, स्कूल कैन मैनेज लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एफिशिएंटली, तो अगर उसने ये टेलरिज्म के मेथड्स को अप्लाई करते हैं स्कूल्स, तो वो एक तरह से एफिशिएंटली वर्क करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, उनको भी बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे, है ना।
क्योंकि एक तरह से लोगों को क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड में बांध दिया, एक सिंप्लीफिकेशन में बांध दिया, मतलब एक कि सब लोग एक जैसा काम करेंगे, उनका मेन एम ये होगा, तो एक तरह से फिर होच पोच नहीं होगा या फिर कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आए या बच्चों को प्रॉब्लम आए। आफ्टर दैट इज डिसएडवांटेजेस क्या है टेलीविजन के, तो सबसे पहले जॉब मोनोटोनी, मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड में काम करके लोग बोर हो जाते हैं, बोर्डम फील करते हैं। वर्क डिससैटिस्फैक्शन मिलता है, मतलब रिपीटेटिव टास्क कैन लीड टू बोर्डम एंड रिड्यूस मोटिवेशन, उनकी मोटिवेशन भी रिड्यूस हो जाती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फोकस करा जाता है प्रोडक्टिविटी पे फोकस करा जाता है। तो अगर हम एजुकेशन को फोकस उसमें करें एजुकेशन के वे में, तो स्टूडेंट्स को क्या बोला जाता है, आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो स्टूडेंट्स की जो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाता है कि उनको पढ़ना है तो पढ़ना है, उनको अपने रिजल्ट से मतलब है ना स्कूल्स को कि उनको उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो उसके लिए वो स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे कोई ध्यान नहीं होता बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बना दिए जाते हैं कि आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा, इसी की वजह से आप पास या फेल दिखाए जाओगे और कोई अलग से जरिया नहीं होगा आपके पास और फेल का। ओवर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी पे, मतलब बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना, उस पर ज्यादा ही मतलब जैसे बोल देते हैं ना अति हो जाती है किसी चीज की, अति बिल्कुल खराब होती है, तो उसी तरह से उस पर बहुत ज्यादा अति कर दी। ह्यूमन फैक्टर लाइक जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क लाइफ बैलेंस आर ऑफन इग्नोर्ड, कि वो बोलते हैं सिर्फ काम करो पढ़ो लिखो, है ना, सिर्फ इसी चीज पे फोकस करते हैं। ह्यूमन की जो एक तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन है कि वो कितने सेटिस्फाई है उससे, या वर्क लाइफ बैलेंस, वो एक तरह से इग्नोर कर दी जाती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, देखने को मिलता है। वर्कर्स में रेजिस्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड इंसेंटिव बेस्ड पे, तो वर्कर को एक तरह से स्ट्रिक्ट कंट्रोल दिखाया जाता है, मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो उनपे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं वर्कर्स पे, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनमें कुछ लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं ना। उनके जो काम, उनका जो वर्क है, उनकी जो इंसेंटिव है वो किस पे, परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगी, तो जो जितनी परफॉर्मेंस करेगा उतना उसको मिलेगा, तो उस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। ओके, इसमें तो ये डिसएडवांटेजेस थे। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आप आपने पेपर देखा होगा, आपने पेपर दिए होंगे एजुकेशन के, या नहीं दिए होंगे तो उसमें सबसे पहले तो मैच द फॉलोइंग टाइप आ जाता है कि FW टेलर का नाम आ जाएगा और बाकी भी कुछ लोगों का नाम आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, है ना। तो इससे रिलेटेड फिर आपको यहाँ पे फिर करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये मैच द फॉलोइंग आ गया, या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो आ ही सकता है, आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच ऑफ टेलरिज्म, है ना। Which of the following is not the characteristic, बोल सकते हो आप, characteristic of टेलरिज्म। ओके, तो इसमें टेलरिज्म की कुछ विशेषताएं बता देंगे, जैसे प्रिंसिपल्स के बारे में बता देंगे, है ना। कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, उनमें से एक प्रिंसिपल ऐसा कुछ गलत होगा, इट मीन्स कि अगर हम ये लिख देंगे कि इट focuses on creativity and innovation. It rejects standardization of test, है ना। दो स्टेटमेंट हो देंगे तो आपको ये बोल देंगे कि कौन सी सही है, A और B सही है, B और C सही है, C और D सही है, तो आपको फिर बता देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे पूछे भी गए हैं मैच द फॉलोइंग में और ऐसे कॉन्सेप्ट्स में। तो क्वेश्चन को ढंग से करके जाइएगा, मतलब अपने टॉपिक को अच्छे से समझ के जाइएगा। कोई भी डाउट रह गया हो इससे रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, इस पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक तो मिल ही जाएगा जहाँ पे आपको क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा, और आप इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कोई क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब इट इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, press the like button and take care, bye।